तो उस सिलसिले में फॉरेस्ट फायर का अलर्ट जारी किया गया था जी। पूरे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली चिनाब में और कश्मीर वैली में भी। क्या हमने अभी तक उस सिचुएशन को कंट्रोल किया? कितना नुकसान हुआ है अभी तक? जो आग लगी है उसमें से हमें कितना नुकसान हुआ? लोगों की ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पहलगाम के जंगलों को खराब ना किया जाए, हम सब की बनती है। जो एडवाइजरी जारी की गई थी, क्या उसका खतरा टल गया या अभी भी उस कहते हैं कि आप अलर्ट पे ही, अलर्ट मोड पे ही अभी भी डिपार्टमेंट है? वो जो डिफॉरेस्टेशन का असर था वो 90% तक कम हो गया बिकॉज ऑफ रिप्लांटिंग एंड रिफॉरेस्टेशन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 के डिजिटल हैंडल्स पे। आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं और जो समाज की या जो ज़माने की ज़रूरत होती है उस पर बात करते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो खबरें मौसूल हो रही है कि जंगलों में आग लग रही है या जंगल जो है आग की नज़र हो रहा है। हमारा जो ये सोना है, हमारा जो असासा है, हमारा जो ये सरमाया है, हमारे जंगलात, इनमें आग लग रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि अब सीज़न आ रहा है प्लांटेशन का, यानी कि शजरकारी का, और जो इसमें पहल करता है वो कौम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। आज इसी टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है शम्मा रूही जी, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है लिदर डिवीज़न के। मैं आपका मैम रेडियो राब्ता की जानिब से, अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम और मैनेजमेंट की जानिब से हम आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला मैम। शुक्रिया। तो सीधे आपसे जानना चाहूँगा रूही जी, क्योंकि आप फॉरेस्ट डिवीज़न लिदर को देखते हैं और हमने देखा कि एक दो हफ्ते से अगरचे पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि खतरा है, ऐसे हालात बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से ना बारिश पड़ी, बर्फबारी भी इतनी नहीं हुई और जंगलों में आग लग सकती है। और फिर नताइज हमारे सामने है। सिरहमा इलाके में भी जंगलों में आग लग जाती है और पहलगाम एरिया में भी, मटन एरिया में भी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए महकमा क्या कर रहा है? आपके डिवीज़न में क्या तैयारियां हो रही है? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम एंड इनवाइटिंग मी। तो फॉरेस्ट फायर पे बात करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ गई है, क्योंकि इस साल जो क्लाइमेट चेंज के असरात है वो सबको दिख रहे हैं। जी। तो नेचुरली डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी टेक्नोलॉजी थी उनको यूज अप करके ये पता चल गया था कि इस सीजन में सिंस बर्फबारी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होगी, कम होगी। तो उस सिलसिले में फॉरेस्ट फायर का अलर्ट जारी किया गया था पूरे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली चिनाब में और कश्मीर वैली में भी। और अनफॉर्चुनेटली वो ट्रू भी साबित हुआ, वो सही भी साबित हुआ और हर जगह आग के वारदात लग रहे हैं। तो यही अलर्ट आ गया था कि सिंस क्लाइमेट चेंज है तो फॉरेस्ट फायर ज़्यादा हो सकते हैं। रीज़न सबको पता है कि जो मौसम होना चाहिए था वो है नहीं। बिल्कुल। बर्फ़ होनी चाहिए थी, बारिश होनी चाहिए थी, बहुत कम ऐसा होता है अब, जबकि विंटर बहुत हार्श होता था कश्मीर में। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट में भी फायर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सिंस एक अलर्ट आ गया था, उससे हम ऑलरेडी कॉन्शियस हो गए थे, समाज को कॉन्शियस किया था, लोगों को कॉन्शियस किया था कि जंगलों में जाते जाते थोड़ा एहतियात करें। अगर ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, पर अगर जाए तो थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि जंगल में उसका टेरेन ऐसा होता है, उसकी ज़मीन ऐसी होती है, पहाड़ ऐसे होते हैं, वो नॉट रीचेबल एरियाज होते हैं। तो हम न पानी वहाँ ले पाते हैं, न फायर सर्विस ले पाते हैं, न लोग ज़्यादा पहुँच पाते हैं। तो करने में दिक्कत मुश्किल हो जाती है। तो वंस एक बार ये लग जाती है तो फिर ये सैकड़ों के जो एरिया है, अराजी है, वो डैमेज हो जाती है। इसलिए ऑलरेडी जो अलर्ट जारी किया गया था उससे बहुत फ़र्क पड़ा, पर फिर भी लोगों से गुजारिश है कि वो एहतियात करें जंगल जाते जाते। तो मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जिन एरियाज़ में हमें एक्सपेक्टेड था या जो एडवाइजरी जब जारी की गई थी उस वक्त जो खर्चा जाहिर किया गया था कि वहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, क्या हमने अभी तक उस सिचुएशन को कंट्रोल किया? कितना नुकसान हुआ है अभी तक? जो आग लगी है उसमें से हमें कितना नुकसान हुआ हमारे जंगलात को? मैं अपने जुरिस्डिक्शन और डिवीजन की बात करूं तो जो ही अलर्ट आ गया था हमने सबको अलर्ट किया था, और शुक्र ऊपर वाले का कि उस अलर्ट से बहुत फर्क पड़ गई थी। मेरे डिवीजन में ज़्यादा ऐसा कोई मेजर वाक़या नहीं हुआ, जबकि पहलगाम बहुत वल्नरेबल एरिया है फायर के हिसाब से, और मटन के कुछ एरियाज बहुत वल्नरेबल है फायर के हिसाब से, खिरम का एरिया बहुत वल्नरेबल है। बट हर जगह पे ऐसा जितना इवन मुझे भी एक्सपेक्ट था, बट उस अलर्ट की वजह से थोड़ा पहले ही
की तैयारियों की वजह से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बहुत छोटे छोटे 2-4 वाक़यात हो गए, वो बहुत माइनर फॉरेस्ट फायर्स थे, तो अलर्ट से बहुत फ़र्क पड़ गया। तो आपने क्या कोई ऐसी टीम बनाई थी, आपने क्या हिकमत अमली जो है मुरतब की थी, क्या प्लानिंग रखी थी आपने ताकि आप जो फायर को डोज करने में या फायर बुझाने में, आग बुझाने में हमें ज़्यादा दिक्कत न हो? क्या ऐसी कोई टीम बनाई गई थी, कोई ऐसा कंट्रोल रूम बनाया गया था आपके डिवीजन में ताकि हम इन हालात से जो है निमट पाए? हमने 2-3 इकदाम किए थे। वन की सब लोगों को, पूरे जो डिवीजन को, उसके मुलाजमों को, जो भी हमारे परमानेंट स्टाफ है या कैजुअल लेबर्स है, जो डेली वेजर्स है, सबको ऑलरेडी एक अलर्ट किया था कि फॉरेस्ट फायर लगने हैं, तो वो कॉन्शियस हो गए थे। दूसरा कि हमने फायर कंट्रोल रूम्स बनाए थे, 2-4 कंट्रोल रूम्स वहाँ जगहों पे जहाँ हमें ऑलरेडी पता है कि इन जगहों पे आग ज्यादा लगती है, स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे लोग नजदीक रहते हैं जंगल के, तो वही जाते हैं तो और आग लगने के। जो दूर होते हैं तो वहाँ नॉट रीचेबल होता है, वहाँ कोई मसला नहीं होता। तो उन जगहों पे हमने 2-4 कंट्रोल रूम्स डिवीजन में बनाए थे और उनको नाइट ड्यूटी पे उन जगहों पे रखा था जहाँ पे हमें लगे ये हमारे फायर के वल्नरेबल एरियाज है मेरे डिवीजन में। तीसरी बात, हर गाँव में, हर जगह पे जो भी नजदीक जंगल के पड़ते हैं, उन जगहों पे जो भी मॉस्क्स हैं और रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पे ऐलान करवाया था लोगों को कि वो सिंस अलर्ट है तो थोड़ा एहतियात करे, जंगल ना ही जाए, अगर जाए तो एहतियात करे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि जो एडवाइजरी जारी की गई थी, क्या उसका खतरा टल गया या अभी भी उस कहते हैं कि आप अलर्ट पे ही, अलर्ट मोड पे ही अभी भी डिपार्टमेंट है? एक्चुअली यही आया था कि जब तक मौसम में थोड़ी तब्दीली ना आए तो तब तक थोड़ा होशियार रहे। बट शुक्र ऊपर वाले का कि कल से बारिश हो गई, तो बारिश से बहुत, और ऊपर वाले इलाकों में बर्फ़ भी हो गई, पहलगाम में बर्फ़ हो गई, हापतनाड में हमें बर्फ़ हो गई, कोलर में, सलर में बर्फ़ हो गई, ऊपरी इलाकों में। तो नेचुरली उससे तो थोड़ा प्रेशर डाउन हो ही जाता है अनटिल एंड अनलेस हमारा मौसम ठीक ही रहे। ओके तो यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि जो जिस फॉरेस्ट डिवीजन को आप ओवरऑल देख रहे हैं, जो आपके ज़िम्मे है, वहाँ पे काफ़ी जो है डिफॉरेस्टेशन भी हुई थी। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि अब सीज़न आ रहा है प्लांटेशन का, अब सीज़न आ रहा है शजरकारी का, और उसको कवर करने के लिए क्या हिकमत अमली है और कहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे आप प्रायोरिटी पे पौधे लगाने जा रहे हैं? और क्या इस साल भी सोसाइटी को आप इन्वॉल्व करेंगे? क्या इस साल भी कुछ नया देखने को मिलेगा ताकि लोग जुड़ जाए और लोग भी इस शजरकारी मुहिम में, इस प्लांटेशन की इस ड्राइव में हिस्सा बने? हमारे ही डिवीजन में नहीं, ओवरऑल कश्मीर में भी हालात की वजह से, सबको पता है, हालात की वजह से थोड़ा हालात ही उस दौरान ऐसे थे कि डिफॉरेस्टेशन हो गई थी, जंगलात कट गए थे और हमारे बहुत सारे जंगल न्यूड और क्लीन हो गए थे। बट फॉर्चुनेटली जब से हालात में सुधार आ गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुहिमों से, डिफरेंट स्कीम से, डिफरेंट इकदामों से, वो फॉरेस्ट वापस अपनी जगह पे आ रहा है। डिवीजन की बात करूं तो हमारे डिवीजन में इस टाइम जो हालात है वो ये है कि वो जो डिफॉरेस्टेशन का असर था वो 90% तक कम हो गया बिकॉज ऑफ रिप्लांटिंग एंड रिफॉरेस्टेशन। और हमारी एक बहुत बड़ी स्कीम आती है, कैंपा स्कीम उसका नाम, उसमें लाखों और हजारों करोड़ों के पौधे लगते हैं हर साल ताकि वो जंगल जो खराब हुए हैं वो वापस ठीक हो जाए। तो मेरे डिवीजन में 90% ऑफ दैट डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया है। बट स्टिल हम हर दिन इम्प्रूव करते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन हो जाए। जी। तो हम इस साल भी जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो उन जगहों को लेके कर रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे फॉरेस्ट्स में ये खाली जगह हैं जहाँ पे एफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है। स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे 40% से कम प्लांटेशन है। जहाँ पे 40 से ऊपर है वहाँ पे ठीक होता है, लेकिन जहाँ उससे कम है 20% 30%, तो उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल जहाँ पे हम जंगलों में प्लांटेशन करते हैं वो वही एरियाज करते हैं जिनको 20-30% की प्लांटेशन ताकि वो जंगल वापस आ जाए। और दूसरी बात, हम उन इलाकों में, नीचे इलाकों में जो जंगल के इलाके नहीं है पर नज़दीक है, या फिर स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स में, हम उन लोगों को, सब लोगों को, जो भी हमारी सोसाइटी है उसमें बच्चे आते हैं, उसमें बुजुर्ग आते हैं, उसमें समाज के बड़े बड़े लोग आते हैं, और जो भी हमें सिविल सोसाइटीज़ होती है, क्योंकि हमारा माहौल कश्मीर में ऐसा है कि बड़ों का लोग बहुत सुनते हैं। तो जो भी हमारी सिविल सोसाइटी है उनको हम एंगेज करते हैं ताकि वो लोगों को इस रुझान में लाएं कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसमें हम कम्युनिटी का ही कोई पैच सेलेक्ट करते हैं, चाहे उनका ग्रेवयार्ड हो, चाहे उनकी मॉस्क हो, चाहे कोई रिलीजियस प्लेस हो, चाहे टेम्पल हो, चाहे या फिर कोई स्कूल हो। तो वो साइट हम सिलेक्ट करके वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं इस मौसम में,
फरवरी और मार्च के महीने में, ताकि वो सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो और जंगलों पे जो प्रेशर है डिफॉरेस्टेशन का वो भी कम हो, क्योंकि जहाँ पे भी पेड़ लगे तो वो अच्छी ही बात है। तो इस साल भी प्लांटेशन की जो ड्राइव है वो जारी रहेगी? बिल्कुल, हम इस साल का जो मेरे डिवीजन का टारगेट है वो 1.5 लाख प्लांट है। हमने ऑलरेडी कुछ कवर कर लिया है, पर इन 2 महीनों में इंशाल्लाह हम वो कंप्लीट कर लेंगे और हम सोसाइटी का हर सेक्ट इंशाल्लाह उसमें ये जो प्लांटेशन आप करते हैं, जो आप प्लांट्स लगाते हैं, इनमें से किस किस वैरायटी के आप लगाते हैं और क्या क्या वैरायटी है, किसको आप जो है ना कि प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी होती है? जो भी जंगल में अगर हम कर रहे हैं प्लांटेशन, तो वहां पे हम यही देखते हैं कि इर्द गिर्द जो भी स्पीसी होगी वही हम लगाने, ताकि वही जंगल वैसा ही बने जैसा उसको उसकी जमीन डिमांड करती है। अगर वहां देवदार हो तो देवदार लगाते, काइड़ हो तो काइड़ लगाते, तो जो भी वो डिमांड करता है वहां पे एज पर द नीड बेसिस करते हैं। लेकिन लो लाइंग एरियाज में जैसे स्कूल में, वहां पे हम ऑर्नामेंटल प्लांटेशन करते हैं। एक ये कि प्लांट लग जाए, दूसरा कि उस स्कूल के लिए फायदेमंद हो कि खूबसूरती बढ़ जाए। तो हम साइट के हिसाब से वो प्लांटेशन सिलेक्ट। यहाँ पे मैम जो आपका एक बहुत बड़ा एरिया आता है, पहलगांव आता है, तो पहलगांव के जंगलों की अपनी खूबसूरती, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी इफादियत जो है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने में उनका अहम रोल बनता है। तो हम देख रहे हैं कि जो पहलगाम के आप किसी भी एरिया में जाए, हम पीक पे जाए, वहाँ भी हम पॉलीथीन को देखते हैं। वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंसान की मुदाखलत अब जंगलों पे भी असर डालने लगी है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या इकदाम उठा रहा है आपका महकमा, ताकि पोल्यूशन की जो लेवल है वो नीचे तो हम देख ही रहे हैं, अब जंगल तो बच सके, लेकिन जंगलों में भी हम पॉलीथीन देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने सही बोला कि पहलगाम हमारा सबसे, स्पेशली साउथ कश्मीर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट रिजॉर्ट है। तो पहलगाम में लोग जाते ही है जंगल देखने के लिए, 2 चीजें देखने के लिए, पानी और जंगल। और पानी भी जंगलों की वजह से है और वहाँ की पहलगाम की खूबसूरती भी जंगलों की वजह से ही है। तो लोग अगर जाते हैं पहलगाम तो वो जंगलों की ही वजह से जाते हैं। तो हमारी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब लोगों की, चाहे वो जंगलात का डिपार्टमेंट है, चाहे वो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, चाहे वो लोकल वहाँ के लोग हैं, चाहे वो लोग हैं जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, या फिर होटलियर्स हैं। यही मेन स्टेक होल्डर्स है पहलगाम के। तो सब लोगों की ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पहलगाम के जंगलों को खराब ना किया जाए, हम सब की बनती है। बट vis-a-vis फॉरेस्ट, एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी ये टूरिस्ट्स का असर हो, जबकि एज ए कॉन्शियस एंड डेवलप्ड सोसाइटी हमें वो जंगल खराब करने ही नहीं चाहिए थे। अगर हम इल्म याफ्ता, तरक्की याफ्ता होते तो हमें करने ही नहीं, बिकॉज उन्हीं से उनकी खूबसूरती है। बट सिंस अभी हम शायद उस लेवल पे पहुंचे नहीं है और पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बट तब तक के लिए एंड दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है, पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस अबाउट इट। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ से भी टूरिस्ट्स का ज्यादा कोई फ्लो हो, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं, अगर इस जंगल पे ज्यादा प्रेशर है तो हम उसको फेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो प्रेशर, ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो थोड़ी उससे कम हो जाए। दूसरी बात, हम कोशिश करते हैं जहाँ पे भी एंट्रेंस है पहलगाम का, जो ही टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है तो कैंपेन्स करते हैं ताकि उन टूरिस्ट्स को थोड़ा कॉन्शियस करे कि ये जो गंद है ये फैलाए मत। हम जब एक बार फैल गई तो फिर हमें ही साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, डिफरेंट ड्राइव्स करने पर बेटर ये है कि ना ही डाले। हम कोशिश करते हैं उनको सेंसिटाइज करने की, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स रखते हैं, उनको कॉन्शियस करते हैं। खूबसूरती तो उनके लिए ही है, लेकिन जंगलों को भी खराब नहीं करना है। तीसरी बात कि वहाँ पूनी वाला जो डिपेंडेंट है इस टूरिज्म पे, उनकी भी रोजी रोटी उसी पे चलती है। ऐसा नहीं है कि हम उनको रोक रहे हैं, बट उनके साथ भी हम प्रोग्राम्स करते हैं ताकि वो उन पोनीज को उधर जंगलों में ऐसी जगहों पे ना ले जाए जिससे जंगल खराब हो जाए। तीसरी बात, हम जहाँ पे भी अब खराब हो गया है कोशिश करते हैं वो साफ करने की और फिर से प्लांटेशन करने की जहाँ जहाँ खाली जगह हो। जहाँ पे आप ये इकदाम उठा रहे हैं वहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखिए पहलगाम वो जगह है जहाँ पे दुनिया भर के सयाह आते हैं। क्या आपने टूरिज्म के साथ ताउन करके या म्यूनसिपल कमेटी जो वहाँ पे उनके साथ ताउन करके जो भी वहाँ पे सयाह आते हैं कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगाने के लिए कोई पहल उठाई ताकि पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें? जो हाई आल्टीट्यूड पे जाते हैं उनके लिए कोई एडवाइजरी, क्या आपने ऐसी कोई हिकमत अमली बनाई ताकि उनको पहले ही एडवाइस दी जाए
उनको पहले ही बताया जाए कि किन किन, अगर आप घूमना चाहते हैं घूमें, लेकिन इन चीज़ों से आप थोड़ा परहेज कीजिए। हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स ऑलरेडी इन प्लेस है। जैसे फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है तो हमें ऑलरेडी है कि किस हद तक आप जंगल में जा सकते हैं, किस हद तक आप इंटरफेयर कर सकते हैं जंगल के साथ, कहाँ तक कौन सा बैरियर आप रोक नहीं सकते, उसके बाद आपको एक्शन होगी, एफआईआर होगा या कोई भी आपके पास। ऑलरेडी द रूल्स आर इन प्लेस इवन इन टूरिज्म कि अगर टूरिस्ट कोई लाइन क्रॉस करता है, कोई गलत काम करता है, तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरीवेयर। बट बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है। रूल्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, लेकिन कहीं कहीं पे वो रूल्स में, क्योंकि हम सोसाइटी है, कहीं पे हो जाता है, तो वो रूल्स इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी कहीं पे दिक्कत आ जाती है। उस सिलसिले में हमने 2-4 मतलब जब भी हमें चाहिए था तो हम टूरिज्म सीओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, हमने साथ में मिल के 2-4 मीटिंग्स कर ली है कि जो भी ये रूल्स हैं ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। रूल्स हैं, इम्प्लीमेंट होने चाहिए, बट आई थिंक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू दैट। यहाँ पे आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैम, जो आग की वारदातें हो रही हैं जंगलों में, जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो यकीनन हर ज़ीहस और बालिगुल नज़र शख्स को, हर कश्मीरी को बुरा लगता है। तो आपकी मैसेज क्या होगी हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए? आप आम लोगों से इस हवाले से क्या कहेंगे, और डिपार्टमेंट के लोगों से क्या कहेंगे, आम लोगों से क्या कहेंगे मैम? मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश रहेगी लोगों के लिए कि लोग ऑलरेडी जब भी कहीं पे फायर होता है या जंगल में कोई भी नुकसान होता है, जब भी हम उन्हें बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कॉन्शियस है ऑलरेडी जंगलों के लिए, स्पेशली वो लोग जो जंगलों के नज़दीक रहते हैं, वो उनको ऑलरेडी पता है हम इस चीज़ पे डिपेंडेंट है या ये हमारा सरमाया है, तो वो आते हैं। बट फिर भी थ्रू योर मीडियम मैं उनको बोलना चाहूँगी कि वो जंगल जाते जाते एहतियात करे, कोयला ना जलाए, अगर जलाए तो बुझा के जलाए। छोटे बच्चे जाते हैं सिगरेट पी के वो फेंक देते हैं, वो अनकॉन्शियसली फेंक देते हैं, लेकिन उससे बहुत सारा जंगल जल जाता है। तो जब भी वो जंगल जाए तो थोड़ा होश हवास में जाए और वहाँ पे ऐसा कोई एक्ट ना करे जिसकी वजह से आग लग जाए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से ये वक्त हमें दिया ताकि लोगों तक बात पहुंचे और हमारा जो कौमी सरमाया है, हमारा जो असासा है वो जंगलात है, और इस कौमी असासे और सरमाए को बचाएं, इसे आग की नज़र न होने दें। कहते हैं कि पहले ही बहुत कुछ हम खो चुके हैं हालात की वजह से, अब खोना नहीं है, बल्कि जो खोया है उसको पाने की जस्तजू करनी है और जंगलों को आग से बचाना है। और इस मिशन में न सिर्फ हमें नज़र रखनी है महकमे जंगलात पे, अगर जिनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, लेकिन हमें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाना है। इनके साथ शाना बशाना चल के अपने इस सरसब्ज़ सोने को बचाना है और जंगलों को बचाना है। जब जंगलों को बचाएंगे, माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी और फिर हमें शिकायत भी नहीं होगी कि पानी कम है, बारिशें नहीं हो रही है। मैम, एक बार फिर मैं आपका अपनी टीम की जानिब से, अपनी जानिब से और पूरी मैनेजमेंट की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी।